हेलो ज्योग्राफी लवर्स, वेरी वेलकम टू अवर स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू ज्योग्राफी के। और हेल्पफुल आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के सभी एग्जाम्स में रहेंगे, चाहे वो आपका नेट हो, सेट हो, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, जो भी एग्जाम आप लोग ज्योग्राफी का दे रहे हैं, उन सभी में ये आपके हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। अगर आप लोगों को इनके आंसर आते हैं तो कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला यहाँ पे कह रहा है, ये आग्नेय चट्टानों की बात कर रहा है। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं बताइए। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने और रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है, आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, परंतु पेड़ पौधों और जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, ये बताना, इसको नोट करके चलना। आगे बढ़िए। सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई हैं एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। तो यहाँ पे आप लोगों से आग्नेय चट्टानों की बात कर रहा है, इसमें क्या सही है? तो देखिए, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका निर्माण पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है, ठंडा होता है, उसमें जमती है, जमने के बाद में लवा बनते हैं और इसके द्वारा जो चट्टान बनती है वो क्या होती है? आपकी आग्नेय चट्टान होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी फॉर्म में आप लोगों का जो मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने के बाद में जो पिघला हुआ मैग्मा है वो क्या हो रहा है, उसमें जब ठंडक पड़ी तो ठंडक पड़ने के बाद में वो जमता है। जमने के बाद में वो जिस फॉर्म में जमता है वो क्या होती है? आपकी आग्नेय चट्टानें कह जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है, आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, ये तो ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे और जीवों के जीवाश्म यहाँ पे पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। जीवों के जीवाश्म और पेड़ पौधे यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनमें हीट इतनी ज्यादा होती है जिसके कारण यहाँ पे कोई भी जीवावशेष यहाँ पनप ही नहीं पाते हैं। सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई थी और वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है। बिल्कुल नहीं, प्रक्रिया अभी भी जारी है, मैग्मा अभी भी बाहर निकलता है, बाहर निकलने के कारण आप लोगों का आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़िए। स्थान जहां भूकंप घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है क्या? केंद्र, कोर, अधिकेंद्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बोला जाता है इसको बताइए फटाफट से। तो जहां पे भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है तो वो क्या होता है? वो होता है, आप लोग जानते हैं इसको, अधिकेंद्र के नाम से। बी ऑप्शन आप सभी लोगों को क्या हो रहा होगा? करेक्ट हो रहा होगा। ठीक है। अब आप लोग जैसे भूकंप आता है तो यहाँ पे कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा निकलती है? याद रखिएगा, जब भूकंप आता है तो वायुमंडल में एक गैस सबसे ज्यादा फैलती है और उस गैस में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो वो कौन सी होती है? रेडॉन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं भूकंप आने का ये संकेत होता है। ठीक है। और जहां पे जो भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको भूकंप मूल कहा जाता है। ठीक है। जहां पे क्या होती है, भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं उसको भूकंप मूल कहा जाता है। और जहां पर लहरों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको आप लोग अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गैस सबसे ज्यादा तेजी से निकलती है? तो वो आपकी रेडॉन गैस हो जाएगी, जो भूकंप के टाइम पे निकलती है। आगे बढ़िए। मोहोरोविक असंबद्धता के मध्य स्थित है, किसके मध्य में है? निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच। तो बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? ये आप लोगों से मोहोरोविक की पूछ रहा है तो ये स्थित होती है किसके मध्य में? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। ठीक है। हाँ, ये सही है। आप लोग इसके लिए एक फॉर्मूला है, मतलब एक लाइन याद रख सकते हैं। कोमोरेकुल, को मो रे गुल।
ठीक है। इसको आप लोग याद कर लोगे तो आप लोगों को ये काफी आसान हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले आपकी आती है कोनराड असंबद्धता। कोनराड में आते हैं ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ठीक है। इसके बाद में आती है आप लोगों की महोरोविक। ये किस किस के बीच में आती है? ये आती है आपके निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। अब आती है आप लोगों की रेपेटी। रेपेटी ये किस किस के बीच में आती है? तो यहाँ पे ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। ठीक है, रेपेटी असंबद्धता। अब आती है आप लोगों की रे के बाद में आती है गुटेनबर्ग। ये होती है निचला मेंटल और बाह्य कोर, गुटेनबर्ग। और सबसे एंड में आप लोगों की होती है लेहमन। यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको, लेहमन असंबद्धता। ये किसके बीच में पाई जाती है? बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस वाली लाइन को भी याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? जॉली ने, होम्स ने, डेली ने या फिर जेफरीज ने? किसने किया था? देखिए यहाँ पे पर्वत निर्माण के सिद्धांत हैं और संकुचन सिद्धांत को, तापीय संकुचन की बात कर रहा है तो ये किसने किया था? ये दिया गया था जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिए पर्वत निर्माण से संबंधित। पर्वत निर्माण से संबंधित कौन कौन से हैं इनको याद रखिए। पहला तो आप लोगों ने ये कर ही लिया, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये दिया गया था दिल्ली के द्वारा। फिर यहाँ पे आते हैं आप लोग संवहन तरंग सिद्धांत, ये भी पर्वत से ही संबंधित है। संवहन तरंग सिद्धांत ये दिया गया था होम्स के द्वारा। फिर इसके बाद में आप लोग का आता है तापीय चक्र सिद्धांत। एक मिनट, चक्र सिद्धांत ये दिया गया था किसके द्वारा? ज्वाली के द्वारा। ठीक है, ज्वाली बाबा, हाउसफुल 2 वाला नहीं। या फिर इसको आप लोग रेडियो एक्टिव का सिद्धांत ही बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिवता सिद्धांत। ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? कोबर के द्वारा। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन करेक्ट कर लिया होगा और इनको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, घटक दिए गए हैं, उनकी स्थलाकृति दी गई है। कौन सी स्थलाकृति किसके द्वारा बनती है वो आप लोगों को यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए कर लेते हैं इनको फटाफट से। तो नदी जल दिया गया है, नदी जल के द्वारा कौन सी बनती है? गोखुर लेक झील। ठीक है। हिमनद के द्वारा कौन सी बनते हैं? ड्रमलिन बनते हैं हिमनद के द्वारा। भूमिगत जल से क्या बनता है? लपीज बनते हैं भूमिगत जल के द्वारा। पवन से बनते हैं ज्यूजेन। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, बी का सेकंड है, ए का सी, बी का सेकंड, एक मिनट, बी का सेकंड, हाँ ठीक है, सी का, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया, बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जब तीव्र दबाव के कारण बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाता है तो परिणाम स्वरूप बना बलन कहलाता है।
दबाव तीव्र है, इसके कारण बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का यहाँ पे बलन होता है, एक एक भुजा ये क्या होता है दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो इसको बोला जाता है परिबलन। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग इसको सही कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा तीव्र होता है यह संचलन, जिसके कारण ये परिबलन होता है, एक भुजा दूसरे के ऊपर ये आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, परिबलन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है श्यान बलन। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़िए। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद में लावा प्लग का निर्माण होता है। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये बात कर रहा है 80% ज्वालामुखी जो होती हैं अभिसारी प्लेट सीमाओं पर आती हैं, तो ये आपका सही है, टकराने से आती हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं, ये भी इसका सही है। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी बता रहा है, यहीं पे डाउट है, क्योंकि स्ट्राम्बोली कैसी है, स्ट्राम्बोली आप लोगों की सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो गलत इसमें पूछा गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। जब एक ज्वालामुखी मृतप्राय हो जाता है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद में लावा प्लग का निर्माण होता है, ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, इनको भी आप लोग याद रख लीजिए। तो वहां पे आप लोग का इटली का जैसे विसुवियस है, यहाँ पे लिख लीजिए इटली का विसुवियस। ठीक है, और इसके बाद में आपका इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, जापान का फ्यूजियामा, और ये भूमध्य सागर का स्ट्राम्बोली। ये सभी ज्वालामुखी कैसी हैं, सक्रिय हैं। चलिए आगे बढ़िए। अपर्दन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, बताएंगे इनको भी। अपर्दन चक्र का भौगोलिक चक्र डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा दिया गया था। पेडिप्लेनेशन चक्र एल सी किंग के द्वारा। सवाना का अपर्दन चक्र मोरी साबा के द्वारा दिया गया था। एपिसोडिक अपर्दन चक्र एस ए श्यूम के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा गलत है ये आपको बताना है। देखिए जो अपर्दन का भौगोलिक चक्र है ये डब्ल्यू एम डेविस के द्वारा दिया गया था, ये सही है। पेडिप्लेनेशन चक्र ये एलसी किंग के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। एपिसोडिक अपर्दन चक्र ये एस एस ह्यूम के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। सवाना का अपर्दन चक्र ये मोरिसावा के द्वारा बता रहा है, तो यहीं पे थोड़ा सा डाउट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, पोह एवं थॉमस के द्वारा दिया गया था, पुश एवं थॉमस के द्वारा ये वाला दिया गया था। तो आपको जो गलत पूछा गया है सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ और भी याद रख लेंगे, जैसे पेन प्लेसन चक्र है, पेन प्ले नेशन, ये किसके द्वारा दिया गया था, सी एच क्रिकमे के द्वारा दिया गया था। सी एच क्रिकमे के द्वारा ये वाला चक्र दिया गया था। और इसके बाद में एक और आता है, आपको याद रखना, इनके जो मोरिसावा है इनके द्वारा कौन सा दिया गया था, तो वो टेक्नो जियोमेट्री चक्र या फिर मॉडल, ये मोरिसावा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अपचय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है क्या। ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय संलयन, या फिर जलयोजन, क्या कहलाती है ये, खनिजों में जल की वृद्धि से होती है, तो इसको आप लोग बोलते हैं जलयोजन। ठीक है, सिंपल सा है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो खनिज होते हैं इसमें जल जाता है तो वो जल को सोख लेते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन होने से कुछ नए खनिज भी बनते हैं। तो ये जो सभी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, इसको अपन लोग जलयोजन कहते हैं। ठीक है। जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षय डेल्टा कहलाता है। क्या? रुंडित डेल्टा, प्रत्यक्त डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा। क्या बोला जाता है इसको बताइए? जब लहरें धाराएं नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बताइए? तो ये आपको सीधे दिख रहा होगा कि रुंडित हो गया, खंडित, रुंडित, आप लोग को एक सेम सा शब्द दिख रहा होगा। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्या होता है, ए होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो नदियां होती हैं काट छाट करके अपने साथ में बहा ले जाती हैं, सागर की लहरें अपने साथ में ढक ले जाती हैं इन सब डेल्टा को, तो वो क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, टूट फूट जाता है। तो ये इसको आप लोग रुंडित बोल देते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई के मेघ हैं, कौन है आप बताइए अधिक ऊंचाई के? तो अधिक ऊंचाई के मेघ अगर आप लोग देखेंगे जो इनमें दिए गए हैं, स्तरीय कपासी, मध्य स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या फिर पच्छाव कपासी मेघ। तो यहाँ पे जो आपका पच्छाव कपासी मेघ होता है ये क्या होता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है जो इनमें दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है, क्या कहलाती है? सामान्य ह्रास दर, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन या फिर फाइव उष्मांक। तापमान में हुई कमी को गुप्त ऊष्मा के मिलने पर, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर उठती हुई वायु के तापमान में हुई, तापमान में कमी की बात कर रहा है, यानी कि वहां पे आर्द्र हवाएं चलने लगेंगी, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होगा। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हवाएं कैसी होती हैं, शीतल होती हैं, हवाएं ठंडी होती हैं। चलिए आगे बढ़िए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बीएसएस ये बता रहा है कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बता रहा है। सीएफ में वर्ष भर वर्षा बता रहा है, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु को बता रहा है। एडब्ल्यू मानसूनी जलवायु, संक्षिप्त शुष्क ऋतु परंतु पर्याप्त वार्षिक वर्षा। डीएफ में आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या इनका सेम नहीं होगा, बताइए कौन सा यहाँ पे मैच नहीं है? देखिए जो बीएसएच है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु होती है, ठीक है, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ये भी सही है। सीएफ में वर्ष भर वर्षा होती है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु इसको बोला जाता है, ये भी सही है। एडब्ल्यू में मानसूनी जलवायु होती है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन संक्षिप्त शुष्क ऋतु परंतु पर्याप्त वार्षिक वर्षा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे खूब ज्यादा होती है और बारिश इतना ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जब मानसूनी है तो वार्षिक वर्षा कैसे मिल जाएगी पर्याप्त रूप से, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी गलत है, तो वही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, सी आंसर हो जाएगा। स्पेन एवं फ्रांस में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली स्थानीय पवन कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ? क्या बोला जाता है इसको? सिरोक्को, गोरा, मिस्ट्रल या फिर फूहन। तो ये स्पेन और फ्रांस में उत्तर पश्चिम में बहने वाली, ये आपकी मिस्ट्रल की बात कर रहा है। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है। कैसी है ये? ठंडी पवन है। अब कुछ ठंडी पवनें हैं जो बहती हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि पवनों से क्वेश्चन काफी ज्यादा, एक दो तो एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है हर पेपर में। जैसे यहाँ पे बोरा है, कल वाला पेपर था उसमें शायद मैंने शुष्क पवनें कराई थी, उसको देखिएगा। बोरा यहाँ पे एड्रियाटिक सागर में चलती है ये, ठीक है। ब्लिजार्ड,
ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली पवन है। बुरान, ये चलती है रूस एवं मध्य एशिया में। ठीक है। और इसके बाद में नॉर्दर है, यूएसए में चलती है ये। लेवेंटर, स्पेन में चलती है। 22, फ्रांस में चलती है। फुर्गा, रूसी क्षेत्र में जो टुंड्रा रीजन है वहां पे चलती है, रूस में टुंड्रा प्रदेशों में। पेम्पेरो, अर्जेंटीना और चिली वाले क्षेत्र में चलती है ये। पापागयो, मेक्सिको में चलती है। ठीक है, तो ये सभी ठंडी पवनों को आप लोग याद रखेंगे और सी आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है? वर्षा की शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से बारिश आती है, तो वो आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्षा क्या होती है, असंतृप्त वायु होती है। ठीक है। फिर वो उषांक यानी कि जो आपका ड्यू पॉइंट होता है उससे नीचे जाती है, संघनन होता है, संघनन के बाद में बर्षण होता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे चक्रवात के प्रकार दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं, कौन से प्रकार सही हैं, इनको आप लोगों को मैच करना है। चलिए, टाइफून कहाँ पे आता है, टाइफून अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये कौन से क्षेत्र में आता है, चीन में आता है। बैगियो, बैगियो कहाँ पे आता है, ये आपका फिलीपींस में आता है। हरिकेन कहाँ पे आएगा, हरिकेन यूएसए में आता है। और आपका बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑप्शन जो आपका DCBA, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर में सक्रिय पट्टी में प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए होता है। जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। तो कौन सा है जो कि जेट स्ट्रीम की विशेषता यहाँ पे नहीं है? देखिए, ये बात कर रहा है कि जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जेट स्ट्रीम का जो हवाएं जो चलती हैं ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं मौसम के अनुसार। ठीक है। और ये हवाएं पश्चिम से पूरब चलती हैं, ये भी ठीक है। इन हवाओं का मार्ग लहरदार होता है, विसर्पण लिए हुए होता है, ये भी ठीक है। वायु वेग में ऋतु के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, ऋतु के अनुसार ये उत्तर और दक्षिण में पहुंच जाती हैं। ठीक है। दोनों गोलार्धों में अगर आप लोग बात करें तो ये 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुवों के बीच में बहती हैं। कहाँ तक, 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुवों तक के, ये 7.5 किलोमीटर से लेकर के, अगर इसके किलोमीटर पूछा जाए, 7.5 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर के बीच की पट्टी में ये वाली हवाएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी कि रीजन माना गया, दूसरे को अभिकथन माना गया। चलो देखते हैं इनको। विषुवत क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं। रीजन बता रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता एवं उच्च तापमान समवैनी वर्षा उत्पन्न करते हैं। तो इसका कारण पूछा गया, क्या सही होगा? यहाँ पर देखिए, जो विषुवतीय क्षेत्र होते हैं ये आपकी 0 डिग्री की बात कर रहा है। 5 ऊपर चले जाइए, 5 नीचे चले जाइए, 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में, ये यहाँ पे 5 से 10 में चले जाएंगे। तो इनकी ये बात कर रहा है कि इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन क्षेत्र में आर्द्रता जो होती है उच्च रहती है, तापमान भी उच्च होता है, जिसके कारण संवहन होता है। संवहन के बाद में क्या होता है, वर्षा होती है। तो ये आपका असर्शन भी ठीक है, इसका रीजन भी सही दिया गया है।
तो जो आपका आंसर सही होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों करेक्ट है। आर एक ही सही से व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है? किसके लिए नहीं है? समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल, वायु का अभिसरण होना, एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या फिर महासागरीय होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वायु राशियों की उत्पत्ति है उसके लिए क्या आदर्श दशा नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि वायु का अभिसरण होना, तो ये इसमें ज्यादा कोई आदर्श दशा नहीं होती है। बी ऑप्शन को हटा के यहाँ पे समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल होना चाहिए, ये भी ठीक है। तभी ढंग से जो वायु राशियां हैं वो अपना फ्लो बना पाएंगी। एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, ये भी ठीक है। उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या फिर महासागरीय होनी चाहिए, ये भी ठीक हो जाएगा। ए सी डी तो सही है, लेकिन यहाँ पे बी गड़बड़ है। तो क्या होगा, बी ही आपका आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट है। ठीक है। हम्म, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं नहीं मिलती है? कौन से क्षेत्र में नहीं मिलती है? दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर पश्चिम यूरोप में, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग में। कहाँ पे नहीं मिलती बताइए भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं? तो ये जो आपका रीजन है उत्तर पश्चिम यूरोप, कौन सा वाला, उत्तरी और जो पश्चिमी यूरोप है, यहाँ पे आप लोगों को भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को नहीं मिलती है। बाकी के ये जो आपके क्षेत्र हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे आप लोगों को भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिल जाएगी। भूमध्य सागर जो रेखा है ये कहाँ पे आपको ये वाली जलवायु देखने को मिलती है? तो ये 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है, इसे 3 गुना छोटा करेंगे। ठीक है, छोटा कर रहे हैं। तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? अगर इसको छोटा करेंगे तो इसमें इंटू कर देंगे, बड़ा करेंगे तो इसको डिवाइड कर देते हैं। छोटा करने ही कह रहा है तो 3000 इंटू कितने गुना कह रहा है? 3 गुना कह रहा है, तो इंटू का कर देंगे 3। 3 3 के 9, 9000 आ जाएगा। तो 1:9000 हो जाएगा इसका आंसर। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये भी बताइए। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। एक स्थान पर तापमान एवं वायु दाब के बीच सह संबंध गुणांक 3.5 होता है। प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है। लॉरेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सही कथन को चुनना है, ठीक है ना। तो ये एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच का सहसंबंध गुणांक 3.5 होता है, ये गलत हो जाएगा। प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, ये भी गलत है। प्रमाप विचलन का वर्ग विचलन गुणांक कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। लॉरेंज वक्र किसी समंक श्रेणी के अपकिरण को प्रदर्शित करने की एक आलेखी विधि है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। समुद्र का खारापन सर्वाधिक है कहाँ पे है? भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उप ध्रुवीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो जो खारापन है, लवणीयता जो ज्यादा पाई जाती है वो कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो देखिए सबसे ज्यादा लवणता आप लोगों को देखने को मिलती है कहाँ पे? 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। और यहीं पे आप लोग दक्षिणी के अक्षांशों की बात करेंगे तो 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, सॉरी दक्षिणी अक्षांशों में ज्यादातर लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, कौन से क्षेत्र आपका खारापन सबसे ज्यादा है समुद्र का? तो जो आंसर सही होगा वो क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ये कौन सा वाला भाग हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगी, जहां पे क्या होता है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, हाँ इवेपोरेशन।
ठीक है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है जिसके कारण यहाँ पे जो आर्द्रता होती है वो कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है। तो इसके ये जो सभी आपको दशाएं देखने को मिलती है वो खारापन को यहाँ पे डिनोट कर रही हैं। और इन क्षेत्रों में ये वाले जो महासागर है यहाँ पे जो लवणता पाई जाती है जलों में 35 ppm यहाँ पे लवणता देखने को मिलती है। आगे देखिए, समुद्री धारा दिए गए हैं और महासागर के नाम दिए गए हैं, कौन सी धारा कौन से महासागर में पाई जाती है। चलिए इनको लगा लेते हैं। देखिए ओयासियो, ओयासियो जो जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर की है। बेंगुएला, बेंगुएला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की है। हम्बोल्ट की धारा ये हो जाएगी आप लोगों के दक्षिण प्रशांत की। और कनारी धारा ये हो जाएगी उत्तरी अटलांटिक की। बी डी सी ए, बी डी सी ए, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं। अंतरसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समांतर मिलती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे देखिए औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री के बचा रहा है, ये गलत हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं, ये सही है। अंतर सागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समांतर मिलती है, समांतर नहीं मिलती, थोड़ा आगे जाके। ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन केवल दो हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, डार्विन के द्वारा, मर्रे के द्वारा, डेली ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने दिया था ये वाला सिद्धांत, फटाफट से बताइए। तो देखिए ये वाला जो सिद्धांत है प्रवाल भित्तियों का स्थिर स्थल सिद्धांत, ये दिया गया था मर्रे के द्वारा। ठीक है, मरे, इनके द्वारा ये वाला सिद्धांत दिया गया था। आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी जो प्रवाल वित्तियां हैं इनसे संबंधित सिद्धांत याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं आप लोगों से। जैसे अवतलन सिद्धांत, ये दिया गया था डार्विन के द्वारा। मर्रे ने तो ये दिया ही था, इसको तो आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया था, डेली के द्वारा। ठीक है, इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। और बाकी का स्थिर स्थल सिद्धांत ये मर्रे के द्वारा दिया ही गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवाल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है, प्रवाल के विकास के लिए। ठीक है, 100 मीटर से अधिक की गहराई होनी चाहिए। 35% से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता नदियों का शुद्ध जल होना चाहिए। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो देखिए जो प्रवाल भित्ति है इनका विकास कब होता है, तो यहाँ पे 100 मीटर से अधिक की महासागरीय गहराई की बात कर रहा है। तो इतना ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 मीटर जो बता रहा है ना, मीटर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 200 से 250 फीट, यानी कि ये हो गया 66 से 67 मीटर। इतनी गहराई इनके लिए काफी है, इससे ज्यादा गहराई पर ये प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है जब ज्यादा गहराई इनकी हो जाती है इसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है इन तक नहीं पहुंचता है। जब इन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो इनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, मर जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, साथ में ही लवणता बहुत ज्यादा नीचे इनको मिलती है, और तो ज्यादा लवणता में भी ये लोग जिंदा नहीं रह पाते, मर जाते हैं। 35% से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता नदियों का शुद्ध जल इनको चाहिए। 35% से ज्यादा लवणता की बात कर रहा है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि इनको जो कितनी होनी चाहिए, 27 से लेकर के 30 इनके लिए काफी है। 27 ppm से लेकर के 30 ppm की लवणता इनके लिए
काफी होती है। नदियों के शुद्ध जल में भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पूर्ण स्वच्छ जल होता है ये भी प्रवाल के लिए हानिकारक होता है। तो जो आप लोगों ने देखा होगा, नदियां हैं, नदियों में प्रवाल बहुत कम पाए जाते हैं या तो पाए ही नहीं जाते हैं, ज्यादातर महासागरों में ही पाए जाते हैं। महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो ये सही है, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी नहीं है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस? यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही क्या हो जाएंगी? ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं क्या? बायोम, इकोटोन, बायोटोप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला जाता है इनको? तो इनको बोला जाता है क्या? इकोटोन। ये आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा और एक ये पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। ये जो जगह है इसको क्या बोला जाता है? इकोटोन बोला जाता है। इनमें दोनों का ही कार्य किया जाता है, मतलब ये इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, इधर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। पोषण स्तर दिए गए हैं, जीव दिए गए हैं। स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी। अब चलिए इनको भी लगा लीजिए। स्वपोषी कौन होते हैं? तो ये आपकी घास हो जाएगी स्वपोषी। शाकाहारी में कौन आएगा? मानव तो नहीं आएगा, मानव तो सर्वाहारी होता है। तो यहाँ पे जो आपका शाकाहारी भेड़ हो जाएगी। ठीक है। मांसाहारी, मांसाहारी में आप लोगों का तेंदुआ आता है। सर्वाहारी में मानव आ जाएगा। BCDA, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया था? हर्ट्सो ने, हम्बोल्ट ने, रिटर ने या फिर बेरोज ने? किसने बताया था? यहाँ पे देखिए, ये जो कहा था रिटर के द्वारा कहा गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन ही ये किसके द्वारा बताया गया था? रिटर। रिटर एक आर्म चेयर ज्योग्राफर है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। किसी भी जगह पर ये ढूंढने नहीं गए, सिर्फ इन्होंने दूसरे के बुक्स को पढ़ा और अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है। और जो रिटर है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, या फिर विचार आप लोग इसको बोल सकते हैं, विविधता में एकता। विविधता में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। ये विचार जो दिया गया था वो रिटर महोदय के ही द्वारा दिया गया था। और उन्होंने भूगोल को अर्धकुंडे, अर्धकुंडे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसको भूविज्ञान माना था। ठीक है। ये भी आप लोग रिटर के बारे में याद रखेंगे। बाकी का, इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल का जनक। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है? अवस्थिति, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, प्रादेशिक विश्लेषण या फिर उपयुक्त सभी। तो जब आप लोग भूगोल पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, अवस्थिति भी आप लोग पढ़ते हैं, कौन सा स्थान कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है। मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों की आप लोग पढ़ते हो। प्रादेशिक विश्लेषण भी आप लोग पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो भूगोल का विषय क्षेत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही क्रम है? चलिए, यहाँ पे इनका क्रम पूछा गया है। लगा देंगे आप लोग फटाफट से, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है यूनान। ठीक है, यूनान एक दो में है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। यूनान के बाद में आप लोगों का आता है रोमन। ठीक है, रोमन है। रोमन के बाद में अंधयुग आता है। कुछ लोग अरब को पहले कर देते हैं, लेकिन अरब बाद में है। अंधयुग आता है, अंधयुग के बाद में यहाँ पे आपके अरब आ जाते हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएगा आपका? यूनान, रोमन, अंधयुग, अरब हो जाएगा। डी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। स्कूल्स दिए गए हैं, विद्वानों के नाम दिए गए हैं। कौन सा विद्वान किस देश से या फिर किस स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, हेटनर है। हेटनर को जर्मनी के थे, फ्रांसीसी बात कर रहा है, तो यहाँ पे जीन ब्रून्स फ्रांसीसी थे।
मार्क जेफरसन आप लोगों को पता हो, ये अमेरिकन थे। और ब्रिटिशस हर्बर्सन थे। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए इनको, ए का ए ही हो जाएगा, तो ये गया। बी का सी हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? बुक्स दी गई हैं, उनके राइटर्स दिए गए हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, और यहाँ पे एक गलत दे दिया है इन लोगों ने आपका टेस्ट लेने के लिए, तो कौन सा यहाँ पे गलत है वो ढूंढना है। ठीक है। ला ज्योग्राफिक ह्यूमन जीन ब्रून्स के द्वारा लिखी गई है, ये सही है। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज डडले स्टाम्प के द्वारा बता रहा है। और ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हेगेट के द्वारा। द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी M W बुलरिज के द्वारा बता रहा है। तो देखिए, जो ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? डडले स्टाम्प के द्वारा नहीं, मैकिंडर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी गलत है, तो बी ही सही हो जाएगा। बाकी के सभी सही हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन आचार परक भूगोल से संबंधित नहीं है? गिलबर्ट वाइट, W K किर्क, पीटर गोल्ड, यीफू तुआन। कौन नहीं है आचार परक भूगोल से? देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने यीफू तुआन को काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। यीफू तुआन ये किससे संबंधित है? ये मानववादी भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो आचरण परक भूगोल है, या फिर आप इसको व्यवहारिक भूगोल भी बोलते हैं, इसमें कई सारे नाम आते हैं, जैसे किर्क है, हैगरस्टेन है, ठीक है, गिलबर्ट वाइट, उल्पर्ट, डेविड हफ। ठीक है, और भी जैसे ब्रुकफील्ड, डाउनबर्टन फील्ड, डाउनबर्टन, किटन। इन सभी नामों को आप लोग याद रखेंगे व्यवहारिक भूगोल में। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद की मुख्य अवधारणा है अनुभववाद, नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण। ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्रत्यक्षवाद का अनुभववाद भी होता है आप लोगों का, और नियम एवं सिद्धांतों का निर्माण भी होना चाहिए। ए और बी दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। इनमें क्या होता है, तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए आपको, मतलब आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल सामने सटीक दिखाना होता है इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये विजिबल है ढंग से? नीचे दो कूट दिए गए हैं, इनको आप लोग को सही लगाना है। मानचित्रण विधि दी गई है और उनके मानचित्र, तो चलिए इनको भी लगा लीजिए। यहाँ पर सममान रेखा, वर्णमात्री, रंगत रेखी, वर्ण प्रतीकी। ठीक है, चलिए इनको लगा लेते हैं। सममान रेखा की बात कर रहे थे, आपको क्या हो जाएगा? तापमान का वितरण हो जाएगा। वर्णमात्री, ये जनसंख्या घनत्व को दिखाता है। रंगत रेखी, कोरोक्रोमेटिक, ये किसको दिखाता है? भूमि के उपयोग को। और जो आपका वर्ण प्रतीकी है, कोरोस्कीमेटी, ये दिखाता है खनिजों के वितरण को। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए, ए का बी हो जाएगा, बी का डी है, रंगत रेखी सी है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। मिश्रित पिरामिड है, मानारेख, एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख। कौन सा आरेख हो जाएगा जो मिश्रित है? यहाँ पे देखिए, जो एक विमीय आरेख होता है, ये क्या होता है? मिश्रित पिरामिड होता है। ठीक है, इसमें साधारण आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। बारेनियस ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी यूनिवर्सली में उद्देश्यवादी विचारों को अग्रेसित किया था। लेडजेल ने राज्य की जैविक अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अल मसूदी ने बाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा है। जो कूट दिए गए हैं वो सही है। बारेनियस ने अपनी पुस्तक में ज्योग्राफी यूनिवर्सली को उद्देश्यवादी विचारों को अग्रसित किया था, ये सही हो जाएगा। रेड जेल ने राज्य की जैविक अवधारणा को प्रतिपादित किया था, ये भी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अल मसूदी ने बाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रियाओं का वर्णन किया था, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। एक और दो करेक्ट है, तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने ये जरूर बताया कि जो पशु और पौधे होते हैं पर्यावरण में कैसे अनुकूलन करते हैं, ये अल मसूदी के द्वारा बताया गया था। नियतिवादी थे, इनका ये याद रख लेना। और जलवायु वैज्ञानिक भी रहे थे ये, पर इन्होंने बाष्पीकरण और संघनन के बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है। आगे बढ़िए। प्रकीर्ण बस्तियां मिलती हैं कहाँ पे? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में, नील नदी घाटी में, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो प्रकीर्ण बस्तियां किस में आपको देखने को मिलती हैं? ये बस्तियां आप लोगों को मिलेंगी मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे आप लोगों को प्रकीर्ण बस्तियां मिल जाएंगी, फैली हुई बस्तियां मिल जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे जो कृषि होती है बड़े बड़े क्षेत्रों में होती है, इसीलिए तो फैली हुई होती है। इनके पास में काफी ज्यादा जमीन है, हमारे बराबर इन पर जनसंख्या नहीं है ना, इसलिए। ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासियों का कार्य है? वानिकी एवं खनन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण का पूछ रहा है, तो ग्रामीण में वानिकी खनन भी होता है, दुग्ध व्यवसाय भी गांव में होता है, मछली का पालन भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग सही करेंगे। और भी यहाँ पे आप लोग शामिल कर सकते हैं, जैसे कि खाद्य संग्रहण हो जाएगा, आखेट है, मत्स्यन है, पशुचारण है, लकड़ी काटना है, कृषि करना है, खनन होता है। ये सभी क्या हो जाएंगे? ग्रामीण अधिवास। जो भी आपको प्राथमिक जो कार्य होते हैं वो ही क्या हो जाते हैं? इनके ग्रामीण कार्य हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। जलोढ़ मैदानों ने निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? जलोढ़ में बात कर रहा है। रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, या फिर नेबुला प्रतिरूप। कौन सा आपको देखने को मिलता है जलोढ़ मैदानों में? तो देखिए ये एक प्रकार का गांव का होता है। गांव में जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे धूल भरी जैसे आंधियां चलने लगती हैं। जो डाकू लुटेरे आप लोगों ने देखे होंगे, इनका आक्रमण रहता है, इनका डर रहता था ना पहले। यहाँ पर ये चीज देखने को मिलता है जो जलोढ़ मैदान होते हैं। तो ये चौकोर गांव आपको देखने को मिलेंगे आयताकार, जैसे कि ये इस तरीके से बीच में एक झील हो गई, तालाब हो गया, पौंड हो गया, पोखर हो गई, इसके चौकोर गांव होते हैं। चारों तरफ में ये जनसंख्या फैली होती है, तो इसको आप लोग या फिर इस तरीके से पौंड के रूप में फैल जाएंगे, मतलब एक प्रतिरूप सा बन जाता है। तो ये कैसा होता है? आयताकार होता है। ठीक है। ज्यादातर जो विश्व की जनसंख्या है 60% अगर आप लोग लेके चलोगे तो वो आयताकार प्रतिरूप में ही निवास करती है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप लोगों को पौंड एकदम सर्कल लगा के मिल जाएगा। नदियां हैं कुछ तरीके की, लंबी भी हो जाती हैं, कुछ घुमावदार हो जाती हैं। तो ये जो प्रतिरूप ज्यादातर देखने को मिलता है वो आयताकार होता है। नगर दिए गए हैं, उनके कार्य का प्रकार दिया गया है। नई दिल्ली, रोम, दुर्गापुर और मसूरी। चलिए इनको लगा लीजिए। तो देखिए नई दिल्ली कैसा है? ये एक प्रशासनिक नगर है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है। रोम एक सांस्कृतिक स्थल है। दुर्गापुर एक औद्योगिक शहर है। और जो आपका मसूरी है स्वास्थ्य शहर, रिजॉर्ट शहर है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ए का डी है, बी का सी है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। श्रीनगर मेगालोपोलिस कोटी आकार नियम किसने किसको दिया था, ये पूछ रहा है।
सन नगर पैट्रिक गेडिज ने दिया था, ये ठीक है। मेगालोपोलिस मार्क जेफरसन के द्वारा बता रहा है, यहीं पे डाउट है। कोटी आकार नियम जी के जिफ के द्वारा दिया गया था, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मेगालोपोलिस है ये किसके द्वारा दिया गया था? मार्क जेफरसन नहीं है, यहाँ पे लेविस ममफोर्ड है। लेविस ममफोर्ड, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो किया था नगर को, किसको? नगरों को इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई थी। 6 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो इनकी ईओपोलिस थी, दूसरी इनको पोलिस, नगर का जो विकास होता है उसके तरीके से इन्होंने बताया था, किन किन क्रम से होकर के निकलता है। ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरानोपोलिस, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आप लोगों का नेक्रोपोलिस। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ये किसके द्वारा दिया गया था? लेविस ममफोर्ड के द्वारा दिया गया था। 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी नगरों की शुरुआत से लेकर के एंड तक, कैसे इनका विकास होता है, कहाँ पे इनका एंड हो जाता है। टायरानोपोलिस में इनका ध्वस्त होने लगते हैं नगर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? गामा किरणों की, एक्स किरणों की, रेडियो तरंगों की, या फिर परावैंगनी किरणों की? किसकी सबसे ज्यादा लंबी होती है तरंग दैर्घ्य? देखिए जो सबसे ज्यादा लंबी तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य 100 सेंटीमीटर से थोड़ी सी कम होती है। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोटि आकार नियम के अनुसार यदि पांचवी कोटि के शहर की जनसंख्या 1.5 लाख हो तो सबसे बड़े शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़े शहर की पूछी गई है ना, तो ये आपका 75 लाख होगी। सॉरी, यहाँ पे 15 लाख बता रहा है, तो 15 × 5 करेंगे पांचवी कोटि के शहर की, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 75। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कोटिया का नियम दिया किसके द्वारा गया था? जी के जिफ के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1949 में, 1949 में दिया गया था। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से जनसांख्यिकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? उच्च स्तर अवस्था, प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, देर से बढ़ती हुई अवस्था, या फिर निम्न स्तर अवस्था? बताइए कौन सी यहाँ पे अवस्था दर्शाती है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अल्प विकास की अवस्था? अल्प विकास किसमें हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जो उच्च स्तर की अवस्था है ये किसको दर्शाती है? अल्प विकास की अवस्था को ये दर्शाती है। ठीक है, ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था थॉमसन एंड नोटेस्टीन के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो सिद्धांत है किस किन किन देशों पर आधारित है? तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनको आधार लिया था, इसके आधार पर ही इन्होंने अपना क्या दिया था? जन्म दर, मृत्यु दर और प्राकृतिक वृद्धि दर, इनके प्रवृत्तियों पर आधारित अपना ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया था। इसको अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सितंबर से आप लोगों को डिटेल भी पढ़ाया जाएगा, वो आपको ऑनलाइन जीएसवाई दिवाकर पर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? नीचे दिए गए कूट को उत्तर को चुनना है। ठीक है, गुरुत्व मॉडल जे के स्टोवर्ट को बता रहा है। न्यूनतम प्रवाह सिद्धांत जी के जिप को बता रहा है। अंतरलयी अवसर मॉडल एस ए स्टोपर को बता रहा है। सही कूट पूछा गया है।
ये अच्छा, हाँ, सॉरी, गुरुत्व मॉडल जेके स्टोवर्ट हो जाएंगे। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जीके जिपका है। अंतरलयी अवसर मॉडल। यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे तो कुछ इनके गलत लग रहे हैं। सही तो है, अंतरलयी स्टोफर है, ठीक है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जीके जिपका है ये। ये आपका जो यहाँ पे सही दिए गए हैं गुरुत्व मॉडल, जेके मैं वो वाला समझ रही हूँ गुरुत्व मॉडल। सॉरी, यहाँ पे एक दो तीन तीनों ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। जनसंख्या की उम्र बढ़ाना परिणाम है किसका? घटती मृत्यु दर का, घटती जन्म दर का, दोनों का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जनसंख्या है उसका उम्र बढ़ाना किसका परिणाम है? यहाँ पे देखिए घटती मृत्यु दर होगी और घटती जन्म दर होगी, दोनों ही यहाँ पे फैक्टर मायने रखते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पे आप लोग सभी सही कर रहे होंगे। ये इसमें अगर आप लोग जनसांख्यिकीय के संक्रमण के वो स्टेज देखें तो ये आपकी तीसरी अवस्था होती है, ठीक है। तीसरी अवस्था। आगे देखिए, दूर संवेदन के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? भू-स्थिर उपग्रह, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट कॉल आ रहा है। हाँ, हाँ, हमारे ने क्लास ले लो बस 15 मिनट। हाँ, इन्होंने कहा था कि वो फोन लगा दे। हाँ, चलिए यहाँ पे दूर संवेदन के बारे में क्या सही है सही नहीं है पूछा गया है। भूस्तर उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर दक्षिण है। एक्स किरणें प्रमुखतया दूर संवेदन से प्रयुक्त होती हैं। इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया था। यहाँ पे कौन सा सही होगा ये पूछा गया है। बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिए जो भूस्तर उपग्रह होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सही कहा गया है इनका। सूर्य सिंक्रोनस उपग्रह का पथ उत्तर से दक्षिण होता है, ये भी सही है। एक्स किरणें प्रमुखतया दूर संवेदन में प्रयुक्त होती हैं, ये गलत हो जाएगा। इसरो ने सर्वप्रथम रूस से आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में शुभारंभ किया था, ये भी सही हो जाएगा। ए बी डी तो सही है, यहाँ पे सी गलत है, गलत ही आप लोगों से पूछा गया था। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार वाले खेतों में यांत्रिक विधियों से किया जाता है कहलाती है क्या? मिश्रित कृषि, विस्तृत कृषि, उद्यान कृषि, गहन कृषि। क्या इनको बोला जाता है बताइए। देखिए जो बड़े आकार वाले खेतों की बात कर रहा है तो इनको बोला जाता है क्या? विस्तृत कृषि। बी ऑप्शन आप सभी लोग करेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है विस्तृत कृषि में? यहाँ पे श्रमिकों का उपयोग कम होता है। श्रमिकों का उपयोग कम होता है, मशीनों का उपयोग ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, एक चीज और होती है यहाँ पे, अगर
मशीनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखा जाए तो इन वाले जो खेत होते हैं, कृषि होती है, इसमें उत्पादन कम होता है। अगर श्रमिकों का सॉरी पर हेक्टेयर उत्पादन देखा जाए तो इनका उत्पादन कुल उत्पादन से ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी असरसन रीजन कभी पूछ लिया जाए तो उसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से फसलों के किस समूहन को उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां पर तापमान 20 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक वर्षा 150 सेंटीग्रेड से अधिक होती है, सेंटीमीटर से। रबर, चावल, जूट, जौ, जूट और चाय, चावल, गेहूं, मक्का, चाय, कॉफी और मक्खा। बताइए कौन सी खेती आप लोग 20 से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रबड़, चावल और जूट, इन तीनों की खेती आप लोग इस वाले ये जो दशाएं दी गई हैं आप लोगों को, इनमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? चेन्ना, फजेंडा, मिल्पा एवं उपयुक्त सभी। स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए फजेंडा, फजेंडा ये कोई कृषि का प्रकार नहीं है। बाकी का मिल्पा है, चेन्ना है। देखिए इनसे आप लोग पूछे ही गए हैं तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्लैश एंड बर्न कृषि आप लोग इसको बोलते हैं, झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। एक जगह पर कुछ साल खेती की, फिर उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर ये लोग चले जाते हैं। इसको आप लोग ब्रश फैलो कृषि के नाम से भी जानते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। रे इसको वियतनाम में कहा जाता है। ठीक है। टाबी इसको मालागासी में कहा जाता है। ठीक है। मसोले ये कहा जाता है इसको मध्य अफ्रीका में। लोगन पश्चिम अफ्रीका में। मिल्पा मध्य अफ्रीका में। चेन्ना, चेन्ना तो आप अच्छा हाँ यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। चेन्ना श्रीलंका में। तमराई थाईलैंड में। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? सभी स्थानांतरित कृषि हैं जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। आगे बढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अर्थशास्त्र कह रहा है संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग होता है। दूसरा यहाँ पर रीजन बता रहा है संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभव लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तो बताइए यहाँ पे क्या आप लोग सही करोगे? देखिए जो संरक्षण है इसका अर्थ बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं अनुपयोग करना। एक छोटे से वर्ड में ही आप लोग क्या करते हैं, ये उलझा देते हैं। सुरक्षा एवं उनका उपयोग करना, ठीक है, एक गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन आ गया संरक्षण संसाधनों की मनुष्य के लिए सर्वाधिक संभवतः लंबी समय अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं। कौन सा सिद्धांत किस लेखक के द्वारा दिया गया था आप लोगों को बताना है। बेबर ने दिया था कौन सा? न्यूनतम परिवहन लागत, ये बेबर के द्वारा दिया गया था। स्मिथ के द्वारा अधिकतम लाभ दिया गया था। होटलिंग के द्वारा यहाँ पे दिया गया था बाजार प्रतिस्पर्धा। और हूवर के द्वारा दिया गया था न्यूनतम उत्पादन लागत। ठीक है, अब इनको मैच कर लीजिए। ए का सी है, बी का बी है, सी और बी एक ही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ए आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए।
अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? सऊदी अरब, रूस, ईरान, यूएस दिए गए हैं। तो अब इनका आप लोगों को क्या करना है? अग्रणी यानी कि अवरोही क्रम, बड़े से छोटे में चलना है। तो पेट्रोलियम उत्पादक की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों का यूएसए आएगा। यूएसए के बाद में सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद में रूस, रूस के बाद में ईरान होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है, कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत। तो यहाँ पे देखिए अग्रणी पूछा गया है। अग्रणी में आपका मैक्सिको आता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? चांदी में प्रथम स्थान कौन बनाए हुए विश्व में? तो वो आपका मैक्सिको है। ठीक है, चांदी क्या होती है? ये आपको सेपरेट नहीं मिलती है। जैसे ये जस्ता, तांबे और सीसा के साथ में मिक्स मिली हुई पाई जाती है, फिर इसको छांट वाट के कैसे भी करके उसको निकाला जाता है रिफाइन करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए मैक्सिको में इनको याद रखिएगा चांदी का उत्पादक कहाँ से होता है। तो एक जगह है चिहू हुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी जगह यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, हियालगो। ये नाम है जगह के। ठीक है, अपने इंडिया के नाम कितने अच्छे होते हैं। इसमें एक खान है पचुका खान। पचुका खान, यहाँ से क्या होता है? चांदी का उत्पादन होता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप लोगों से पूछे मैक्सिको के बाद में, तो वो आपका पेरू हो जाएगा। पेरू के बाद में चीन आता है, चीन के बाद में पोलैंड। इनको भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित परिवहन के प्रकारों में किसकी टर्मिनल लागत न्यूनतम है? सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, जल परिवहन की एवं वायु परिवहन की। तो किसकी है यहाँ पे टर्मिनल न्यूनतम लागत? तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जल परिवहन हो जाएगा। इसकी जो टर्मिनल न्यूनतम लागत होती है, सबसे सस्ता जो परिवहन होता है वो आप लोगों का क्या होता है? जल परिवहन होता है। सबसे महंगा आप लोगों का वायु परिवहन होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का कौन सा समूह सही है? कौन कौन से जो देश हैं जो ओपेक में शामिल हैं, ये पूछा गया आप लोगों से। ये जो ओपेक संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। टोटल 13 सदस्य हैं। अब 13 में से कौन कौन से सदस्य यहाँ पे दिए गए हैं उनके नाम आप लोगों को ढूंढने हैं। यहाँ पे देखिए यूएई, अल्जीरिया, लीबिया और इराक, ये सभी क्या हो जाएंगे? ओपेक के सदस्य हो जाएंगे। यानी कि बी ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।